आप ईरान में होकर आए हैं, वहां जरूर कुछ ऐसे लोगों से मालूमात और मुलाकातें जरूर हुई होंगी। थोड़ा सा और गहराई से बताइए कि ईरान की तैयारियां क्या क्या हैं। तो इस समय देखिए, ईरान जो है वो एक एग्रेसिव मिलिटेंट मूड में है। उसकी तैयारी है पूरी, ऑर्गेनाइज्ड है वो। दुनिया के जो चोक पॉइंट्स हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज उसके कब्जे में है ही, बाब अल मंदाब उसके कब्जे में आ सकता है, स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर भी उसके कब्जे में आ सकता है। इमाम खुमैनी का ग्रैंडसन, जो बहुत ही खतरनाक है, जी 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 जो जी। बिल्कुल ऐसे बोलता है जी, मतलब आप, और उसने बोला, उसने कहा फाड़ के फेंक दो एमओयू को, कोई मतलब नहीं है। हम्म। और हम लोग जंग लड़ेंगे और आर पार की जंग लड़ेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज आपको एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी से मुलाकात करा रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी अभी हाल ही में तेहरान में थे, आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे में। मुसल्ला, जो इमाम खुमैनी मुसल्ला जहां पर जनाजा रखा गया था, उसकी खास स्टेज तक भी आप पहुंचे और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की। वो अपने चैनल पर मुसलसल कुछ वीडियोस डाल रहे हैं, आप उनको उनके चैनल पर भी जाकर के जरूर देखिए। और आप काफी पसंद करते हैं, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कभी कभी हमें भी वक्त मिल जाए। तो आज अमरीश मिश्रा जी ने हमें वक्त दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो हम उनसे बात करना चाहते हैं, जो हमारी सवाल है, वो खास ये है, अभी अभी जो खबर आ रही है, वो आईआरजीसी ने अमेरिका को खिताब करते हुए कहा है कि तुमने सबक नहीं सीखा है, और अमेरिका के मिलिट्री टारगेट्स पर बहरीन, कुवैत, ओमान, वहां पर हमले किए हैं। इसके अलावा कल जॉर्डन में उनके एयरबेस पर हमला किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। इल्जाम यह है कि अमेरिका चोरी चोरी गलत तरीके से एमओयू के खिलाफ जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान वाले किनारे से कुछ जहाज निकालने की कोशिश करता है, जिसको ईरान रोक रहा है, बल्कि वो हमले करके रोक रहा है। इस बीच में खबर आई है कि भारत का भी एक नाविक जो है वो मिसिंग है। कल के हमले में भारत सरकार ने उस पर कुछ नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन सिर्फ नाराजगी ये कहते हुए कि ईरान ने हमला किया, वो बिल्कुल गलत है। जबकि मैं अब से पहले आपको अपडेट करता रहा हूं कि वो मुसलसल ये खिलाफ वर्जियों का सिलसिला न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की तरफ से भी हो रहा है। मैं अब अमरीश मिश्रा जी से ये समझना चाहूंगा, अभी वो होकर के आए हैं ईरान में, बहुत लोगों से मुलाकातें की हैं, पत्रकारों से, डिफेंस एक्सपर्ट से, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं। देखिए, जनाजा तो सामने था जो दुनिया देख रही थी, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा था। उसके पीछे ये भी हो रहा था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सभी लीडर्स तेहरान में थे। मिश्रा जी ने क्या कुछ देखा, जो कुछ देखा उसकी रोशनी में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे देख रहे हैं मिश्रा जी? नहीं काजमी साहब, देखिए क्या है कि ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था जब मैं इस बार तेहरान में था। मैं पहले भी गया था सेमिनार्स में, मैं जाता रहा हूँ तेहरान, और मिडल ईस्ट भी जाता रहा हूँ, लेबनान और बाकी जगह। लेकिन इस बार एक फ्यूनरल का एक तो मसला था, दूसरी बात ये थी कि दुनिया के करीब 100 देशों से लोग आए हुए थे, और 100 देशों से लोग आए हुए थे। जो सरकारी डेलीगेशन था वो अपनी अपनी जगह था। जो मैंने सड़क पे देखा, अब बताइए, मैं वहां पर, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 6 जुलाई की, 6 जुलाई को जब फ्यूनरल प्रोसेशन तेहरान से कोम जा रहा था, तो मैं जहां ठहरा था उसी के पास से गुजरा था, तो हम उसमें शामिल हुए और हमने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की जो अपने वीडियो में हमने डाले। वहां पर बकायदा लोग ट्रम्पेट्स बजा रहे थे। ट्रम्पेट मतलब वो भी नहीं कि कोई ऐसे एकदम जैज स्टाइल में ट्रम्पेट बज रहा था। और पूरा एक जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानते हैं, वो भी निकल आए थे सड़क पे। जो महिलाएं और आम आदमी तो था ही सड़क पे, लेकिन उसके साथ साथ सोचिए, मुझे एक ब्राजील का लड़का मिला, 20-22 साल का, उसका नाम टॉम था, टॉम हॉलैंड और समथिंग। और वो ब्राजील से आया था। हमने कहा यार तुम कैसे? तो उसने कहा कि भाई मैं तो आया हूँ खामनेई साहब की। वो देखिए, वो ज्यू निकला। उसने कहा मैं तो ज्यू हूं, ब्राजील से आया हूं। केवल इस, अब ब्राजील कहाँ है, ईरान कहाँ, मतलब मेरे ख्याल से यहां से हम लोग जाएं तो फ्लाइट्स की सुविधा के बावजूद कम से कम 2 दिन लग ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइट की सुविधा बहुत दूर है।
तो वो मतलब लेओवर वगैरह डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह है नहीं, और वो भी 3 दिन में पहुंचा। लेकिन वो आया, उसने कहा कि भाई देखिए हम यहाँ पर, मैं एक तो वो लेफ्टिस्ट था, ज्यू था, लेकिन जायनिस्ट नहीं था, जायनिज्म को कंडेम कर रहा था, इजराइल को कंडेम कर रहा था। और उसने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे शख्सियत के लिए जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का, इस समय दुनिया में जो एंटी कॉलोनियल एंटी अमेरिकन मूवमेंट चल रहा है, उसका वो लीडर है और उसका ये जनाजा है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने यहाँ आकर देख लिया कि क्या क्या माहौल है, और बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला माहौल है। अच्छा, ये एक उसके बाद आप सोचिए कि मुझे अफ्रीका से लोग मिले, जबकि अफ्रीका से उस तरह से कोई मेरे ख्याल से सरकारी डेलीगेशन नहीं गया था, अमेरिका का प्रेशर था अफ्रीकन नेशंस पे। लेकिन अफ्रीका से लोग मिले, चाद से और नाइजीरिया से कुछ मुस्लिम्स आए थे, उधर कुछ क्रिश्चियंस हमको मिले जो जॉर्जिया से आए थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग वहां आए हुए थे कि आर्मीनिया से आए थे, अजरबैजान से, वो जो पूरा ईरान के आसपास के देश हैं उनसे लोग आए हुए थे। और एक बहुत बड़ा मजमा था। देखिए, मजमे के बारे में सारी खबरें आ चुकी हैं कि 3 से 4 करोड़ ईरान की जनता खुद थी, जो पूरा जो फ्यूनरल चला, ये आप समझ लीजिए 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक, मशद तक। तो ये फ्यूनरल था। ये देखिए काजमी साहब, इसमें ईरान जो है वो केवल मातम नहीं कर रहा था, वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहा था, और वो एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा था। ये शक्ति प्रदर्शन से ट्रंप परेशान हो गया, और ट्रंप को एक शॉक लगा, और ट्रंप ने कहा भी कि हम तो सोच रहे थे कि इमाम खामनेई से लोग चिढ़ते हैं, और यहाँ देखिए करोड़ों लोग निकल रहे हैं। ये उसने ऐसे ही नहीं कहा था, ये उसका सच में उसके अंदर का एक डर बोल रहा था, और उसको लग रहा था कि हम इस दुश्मन से कैसे लड़ें, जिसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, जिसके साथ कम से कम ग्लोबल साउथ पूरा खड़ा है। यूरोप से और उधर से तो लोग नहीं आए थे, लेकिन इंडिविजुअल्स आए थे भाई अपना। अरे भारत से आपको बताएं, मैं जब क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ नहीं थी और बड़ी दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ा, वाया मस्कट हम लोग गए, वहां भी बहुत इंडियन इमिग्रेशन में पूछताछ हुई कि तेहरान तो नहीं जा रहे हो साफ साफ, लेकिन खैर हम लोग किसी तरह से पहुंच गए। अब वहां पर मैं जब प्लेन में मैं बैठा तो भागलपुर से लड़के थे, कोई सीतामढ़ी से था, कोई दरभंगा से था, उसमें से ज्यादातर शिया लड़के थे, लेकिन वो अपने आप चल दिए, उनको कुछ पता नहीं, वो किसी से नहीं जुड़े, वो अपने आप, उन्होंने कहा हमको जाना है, चाहे जैसे हम जाएं। पता नहीं कहां से बता रहे थे कि वो हमने रिसोर्सेज जुटा लिए, प्लेन भी ढूंढ लिया और मस्कट पहुंच गए, मस्कट से यहाँ आ गए। तो इस तरीके से, अच्छा बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोग आए थे, पाकिस्तान से भी आए थे। तो अब आप देखिए कि ईरान जो मैसेज दे रहा है, ईरान ने बड़ा खतरनाक मैसेज दिया है दुनिया को कि देखो ये एक ईरान के साथ इतना बड़ा ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन है, और ये लोग ऐसे हैं जो अगर हम कॉल दे दें तो वो जंग करने भी आ सकते हैं, जो अभी अभी आ रहे हैं। अब ये मैसेज देखिए मोसाद सीआईए तक पहुंच गया है, और मोसाद सीआईए ने वहां पर अंदर की रिपोर्ट भी दी है। दूसरी बात आप देखिए, एक चीज और हुई जो आप समझिए 3 जुलाई से शुरू हो गई थी, मैं तो पहुंचा हूं 4 जुलाई को, लेकिन उसके पहले से शुरू हो गई थी, और हमारे लोग वहां थे उसको नोट कर रहे थे कि जो भी जिस देश का डेलीगेशन जा रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा 3 जुलाई को अलग अलग देश के डेलीगेशन कॉफिन तक गए, जो कॉफिन इमाम खामनेई और उनके परिवार का था, वहां तक गए कई देशों के लोग। तो वो जब डेलीगेशन जा रहा था तो अलग अलग कुरान की जो आयतें हैं वो अलग पढ़ी जा रही, एक आयत नहीं पढ़ी जा रही। अब सऊदी अरब का डेलीगेशन गया तो उसके सामने उन्होंने वो आयत पढ़ी गई, बैटल ऑफ बद्र वाली, कि एक छोटी मुस्लिम सेना कैसे एक बड़ी दुश्मन सेना को हरा सकती। फिर जब कतर का डेलीगेशन गया तो उसके आगे कुछ ऐसे कुरान के वर्स पढ़े गए जिनमें रिपेंटेंस की बात थी, पश्चाताप। अब आप सोचिए, कतर और पश्चाताप की मतलब तुमने अमेरिकन को जगह दी अपने यहाँ, और उसमें पश्चाताप की बात हुई। ऐसे ही टर्की का जब डेलीगेशन गया तो वहां एक आयत एक पढ़ी गई जिसमें यह था कि
जो लोग पैसिव रहते हैं, जो लोग बोलते हैं लेकिन पैसिव रहते हैं, वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं। अब आप सोचिए ये क्या है। अच्छा, उसके बाद इंडिया के डेलीगेशन, पाकिस्तान के डेलीगेशन, उनके साथ एक जनरल बात हुई कि भाई जो भी इस कॉज के लिए आता है एलआई है, इंडिया का भी अच्छा मतलब कोई ऐसा वो नहीं साफ साफ कि भाई एक वेलकम किया जाए। और जो भी बहुत सारी जंगें इस्लाम में हुई हैं जहां एलाइज रहे हैं मोहम्मद साहब के, तो वो पढ़ी गई इंडिया और पाकिस्तान के सामने। अब आप सोचिए रशिया के सामने, चाइनीज डेलीगेशन के सामने, तो वो एक अलग विषय है। उस पे अगर कोई काम करना चाहे तो पूरा वो एक विषय हो सकता है। वो जो मैसेजिंग है कुरान की आयतों के रास्ते से अपनी, वो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भी तकरीबन जाहिर कर दी। अच्छा मिश्रा जी, मैं अब आपके ईरान के तजुर्बात की रोशनी में जो अब हॉर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है और उसके जवाब में ईरान मजबूती से कार्रवाइयां कर रहा है, पूरे इलाके में अमरीकी अड्डों पर हमले हो रहे हैं, अभी आपको आगे क्या होता नजर आ रहा है? क्योंकि दो तीन चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तो ये कि अवाम की तरफ से बदला लेने की आवाज थी, जहां जब आप थे लाल रंग के झंडे, और उसमें ये मांग के ट्रंप को कत्ल करो, ट्रंप को खत्म करो, और ट्रंप का अंकारा से वापसी में जहाज बदल के जाना, वो एक खौफ का माहौल, उसमें उनकी वापसी। और अब जो इस वक्त जवाबी हमले ईरान कर रहा है, जो पिछले 2 दिनों में जो कुछ हो रहा है, उन्हें देखते हुए आपको क्या लगता है आगे किस तरफ जाएगा ईरान? क्या कुछ करना चाहता है, क्या कुछ कर लेगा इस बार? देखिए, ईरान में जो मूड है, वो जो वेस्ट अगर कहेगा तो वो कहेगा हार्ड लाइन। जनता जो सड़क पे है वो जंग चाह रही, आप ये समझ लीजिए, वो जंग चाह रही, वो बदला चाह रही, इंतकाम चाह रही। और इस समय ईरान की ये स्थिति है कि गालिबाफ, अरागची, पेजेश्कियान, ये जो 3 चेहरे हैं जो थोड़ा मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, और ये लोग, इन्हीं लोगों ने एमओयू साइन किया। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हम इजाजत दे रहे हैं लेकिन हमारे रिजर्वेशंस हैं। हमको जो ईरान में दिखाई पड़ा कि जो अरागची और गालिबाफ और पेजेश्कियान की लाइन है, वो उसको जन समर्थन नहीं है। जन समर्थन है कि एमओयू को इस समय फाड़ के फेंक दो और सीधे जंग करो और हासिल करो। इसमें अमेरिका और इजराइल की हार होनी चाहिए। मुस्तफा खामनेई इस चीज को समझ रहे हैं, उन्होंने वही लाइन ले ली। अब आप ये सोचिए कि मुस्तफा खामनेई ने बड़ा एक नायाब, उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि सईद जलीली, जैसे मान ली वहां जो होता है ना, जैसे आप तो जानते हैं उसमें शियाइज्म में बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, फ्यूनरल के दौरान होती हैं, फ्यूनरल के बाद होती हैं, अलग अलग मस्जिदों में होती हैं। वहाँ जो शिया इमाम है अलग अलग, वो जैसे मशहद में जो जो इमाम रजा हैं वो वहां पर बरेड है, वहीं पर इनका शहीद इमाम खामनेई को भी बरी किया गया। ऐसे बहुत, और वो ये फातिमा मासूमे, जो उनकी बहन थी इमाम रजा की, उनकी, अब फातिमा मासूमे के उसमें वो उसमें कौम में, वहां पता है कौन तकरीर देने पहुंचा? वो इमाम खुमैनी का ग्रैंडसन, जो बहुत ही खतरनाक है। जी, जो बिल्कुल ऐसे बोलता है जी, मतलब आप, और उसने बोला, उसने कहा फाड़ के फेंक दो एमओयू को, कोई मतलब नहीं है, और हम लोग जंग लड़ेंगे और आर पार की जंग लड़ेंगे। और जो ये भी, और उसने कहा ये जो मजमा है ये जंग है, नेगोशिएशन ये भी जंग है, और जो इसको नहीं समझता है वो अपने को इससे बाहर कर ले। तो वो इशारा किसकी तरफ था ईरान के अंदर, हम लोग समझ रहे थे। लेकिन जो खुमैनी के ग्रैंडसन, 3 ग्रैंडसन निकले बहुत सालों बाद, और उन्होंने जो मैसेज दिया है, तो वो यही मैसेज है कि अब ईरान में एक एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल जो एक पॉलिटिकल माहौल है वो और मजबूत हुआ है। जो रेडिकल लाइन है वो और स्ट्रांग हुई है, और जो लिबरल लाइन है कि ठीक है अमेरिका के हम खिलाफ हैं, इसके हम खिलाफ हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समझौता करना चाहिए, वो लाइन पीछे गई। और अभी जो आप देख रहे हैं जो आज हुआ, इन घटनाओं में जो खासियत है, देखिए
कि कल के हमले से एक टर्निंग पॉइंट है। ईरान ने पहली बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है और उन्होंने ओमान में जो अमेरिकन फ्यूल डिपो है दुख वहां मार दिया। अब दुख में ऐसी जगह है, एक तो ओमान उनका ईरान का एलाई भी है, लेकिन ईरान ने ये नहीं देखा क्योंकि अमेरिका ने ओमान का इस्तेमाल करके एक ऑल्टरनेटिव रूट बना दिया स्टेट ऑफ हुर्मुज में, जिसको लेके ईरान नाराज है। पहले भी उसने फायर किया था, कल फिर फायर किया। साइप्रस जिस जहाज का आप जिक्र कर रहे थे उसके पहले भी ईरान फायर कर चुका है। तो कमर्शियल वेसल्स पे ईरान फायर कर रहा है जो उसके रूट को वायलेट कर रही, क्योंकि एमओयू में ये क्लॉज है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज की देखभाल ईरान करेगा। अभी ईरान टोल नहीं लेगा, तो ईरान टोल नहीं ले रहा है फिलहाल। ईरान तो अपना तेल उसमें निकाल रहा है, लेकिन ईरान उसको मैनेज करेगा। ईरान की परमिशन जो ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट्स अथॉरिटी बनाई है PGSA, उसकी परमिशन के बिना जो जहाज ओमान के रास्ते से निकल रहे हैं उन पे ईरान मार रहा है। और जब उन पे मार रहा है तो अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है। जब अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है तो ईरान जवाब दे रहा है। उस जवाब में अमेरिका की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट में, ओमान में, बहराइन में, कुवैत में, जॉर्डन में, वहां मार रहा है। दुख जो ओमान में है वो फ्यूल डिपो है। ये फ्यूल डिपो पे जो मार दिया है ये टर्निंग पॉइंट है। और ये सोचिए, इसका वेट नहीं किया कि अमेरिका ईरान के फ्यूल डिपो पे मारे तब ईरान ये करे, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक फ्यूल डिपो पे नहीं मारा है, ना किसी पावर प्लांट पे मारा। अमेरिका साउथ ईरान में हमले कर रहा है जहां मछुआरे मारे जा रहे हैं, मौतें हुई हैं मछुआरों की। ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने जो मारा, ईरान ने वार्न कर दिया है कि अगर तुमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारा तो बहुत ही भयंकर तस्वीर होगी। आज देखिए जो 12 जुलाई और 13 जुलाई की खबरें, 12 जुलाई रात 13 जुलाई सुबह, उन्होंने बहराइन में जो एक और जो प्रिंस ईसा बेस है वहां मारा। उसके बाद कतर के अल उदेद बेस पे मारा। उसके बाद आप देखिए तो जॉर्डन में, अच्छा क्या है इधर कि 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका ने अपने बहुत सारे एसेट्स रिमूव किए, जैसे बहरेन से MQ-9 रीपर ड्रोन हटा के कुवैत में रखे हैं। इसी तरीके से मतलब उन्होंने रीशफल किया है। उस रीशफलिंग के हिसाब से ईरान मार रहा है। अब जॉर्डन में उसने मारा, जो कुछ रडार सिस्टम्स बच गए थे वहां मार दिया। जॉर्डन में जो एक और बेस है वहां, जो प्रिंस हसन बेस है वहां मारा। मतलब नई जगह जहां 40 दिन की जंग में नहीं मारा था वहां ईरान मार रहा है। तो इसका मतलब है ये नया ईरान है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। और मुझे तो लगता है कि ये जो ट्रंप और नेतन्याहू को सजा देने की बात जो मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में भी कही थी कि हम सजा देंगे चाहे जैसे दे, वो वाकई एक गंभीर बात है। वो केवल इसलिए नहीं कही गई कि एक भाषण हमको देना है या एक स्लोगन देना है। ये है स्थिति का वो बात बहुत अहम है समझने की कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप को वाकई ईरान कत्ल करा देगा। अच्छा, दूसरी तरफ से इजराइल से इंफॉर्मेशन दी गई अमेरिका को कि साहब ट्रंप को कत्ल कराने की पूरी तैयारी है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर एक बार फिर साइन कर दिए कि अगर मुझे हमला किया गया मुझ पर या मुझे कत्ल कर दिया गया तो फौज को ऑर्डर दे दिया कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर देना। तो ये क्या अब वो कुछ लोगों का ये कहना है, कई एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे मौके पे खुद इजराइल भी तो ट्रंप को खत्म करा सकता है। क्या आप भी उस तरह से सोचते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो थोड़ा सा अलग इस बार लग रहा है। ये बात सच है कि इजराइल ने ये खबर उड़ाई कि ईरान ट्रंप को असैसिनेट करना चाह रहा है, और उसके बाद फिर और भी खबरें उड़ाई कि वो अंकारा में ही कर देता या इस तरह से, और फिर ट्रंप ने एहतियात बरता। तो इजराइल कर सकता, हो सकता है इजराइल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और वो इस समय ट्रंप को नुकसान पहुंचे और उसके बाद फिर इजराइल को और मौका मिल जाए। लेकिन हमें लग रहा है इस बार ईरान का थ्रेट रियल है। ईरान वाकई सीरियस है इस बारे में कि सीधे ट्रंप और नेतन्याहू को कोई मैसेज दिया जाए। अब वो मैसेज असैसिनेशन ही है ये मैं नहीं कहूंगा, वो मैसेज लेकिन ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू भी डर जाए
अच्छा, वैसे इंटरनेशनल कानून को आप जानते हैं, आप वॉर हिस्ट्री जानते हैं, बहुत से ऐसे दुनिया के वाकयात को आप जरूर जानते होंगे। क्या मिसाल के तौर पर ये आयतुल्लाह खामेनाई को कत्ल कर चुके, बहुत से उनके फौजी लीडर्स को खत्म कर चुके, स्कूल पर बमबारी करके 180 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कत्ल कर चुके, और उसके अलावा हजारों ईरानियों का कत्ल हो चुका। अब अगर ईरान ऐसा करता है, मिसाल के तौर पर हम इसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि क्या अगर ऐसा करता है तो इंटरनेशनल कानून में कहीं ईरान की पकड़ होगी, या बदला हो गया, कसास जिसे कहते हैं अरबी जबान में, क्या वो हो गया और उसे सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, उससे इंटरनेशनल कानून इस समय कुछ नहीं, धज्जियां उड़ चुकी हैं। जब आपने एक हेड ऑफ स्टेट को, अली खामनेई, शहीद अली खामनेई को असैसिनेट कर दिया 28 फरवरी 2026 को, तो उसके बाद इंटरनेशनल कानून तो खत्म है। और ईरान भी मान रहा है कि इंटरनेशनल कानून का कोई मतलब नहीं। ये इंटरनेशनल कानून की बात पेजिशकियान और अरागची ये लोग करते रहते हैं, तो वो उन लोग को छोड़ दिया गया, तुम लोग ये सब बात करो। लेकिन मुश्तबा खामनेई जो वहां पर सही में जो मौलाना क्लास वहां पर सत्ता में है, और जो IRGC इस्लामिक सेना सत्ता में, वहां दो ही लोग इस समय सत्ता में, IRGC के लोग और मौलाना। तो ये दोनों लोग इस समय एक राय हैं कि हमको एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना है, चाहे जो इस समय, और इस जंग को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। जो लॉजिकल एंड एक ही है कि इजराइल का खात्मा और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेसिस का हटना, और कोई लॉजिकल एंड नहीं। और उसमें अगर वो कोई एक अटैक नेतन्याहू पे होता है, यहां तक कि ट्रंप पर भी होता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ईरान उस चीज से निकल चुका है कि इंटरनेशनल लॉ वगैरह को मानने की कोई बात ही नहीं है। जब कोई नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने? बिल्कुल, कोई नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने। ईरान अगर उस लेवल तक पहुंच गया है, जैसा कि आप अभी ईरान से होकर के आए हैं, आपने लोगों की नब्ज समझी है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो उनके सपोर्टर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है, तो अभी एक एक्सपर्ट के तौर पर इसको इस तरह से भी तो देखा जा सकता है कि इस वक्त जितना कमजोर अमेरिका और इजराइल हो चुका, अगर उन्हें वक्त दिया गया, टाइम टलाया गया और जंग मजबूती से ईरान ना करे, तो ये तो ईरान के नुकसान में ही होगा। ये तो बेस्ट टाइम है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, तो ईरान इस चीज को समझ रहा है ना। भाई देखिए, ईरान में इस समय 2 लाइन स्ट्रगल चल रहा है, जो कि हर जगह चलता है। 2 लाइन स्ट्रगल यही है कि एक लाइन है अरागची, गालिबाफ और पेजिशकियान की, कि रिस्ट्रेंट वाली बातचीत करो, ये करो, इंटरनेशनल लॉ की बात करो। वो भी एक तरह से टैक्टिक्स ही है कि वो भी एक आवाज ईरान से लगातार आनी चाहिए, जो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा मॉडरेट है। लेकिन उन मॉडरेट लोगों के हाथ में सत्ता नहीं। सत्ता जिनके हाथ में है वो लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल जो दौर है उसमें मिलिट्री मीन्स जो है वो वही डोमिनेंट रहेंगे। मतलब जंग जो है वो प्राइमरी रहेगी और पीस सेकेंडरी रहेगी। सिंपल बात। जंग प्राइमरी है। इस समय माइंडसेट ईरान में यही है कि जंग चल रही है, चाहे जैसे चले वो। अली खुमैनी के ग्रैंडसन्स ने तो ये भी कह दिया कि नेगोशिएशन भी जंग है। अरे वो बड़े फायरी लोग हैं भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो उनको देखा, वो पूरा तीनों आ रहे थे और लग रहा आग उगल रहे हैं उनकी चाल से ही। अब्बास अरागची भी इस पर, अभी तक वो उनको पब्लिक में मतलब पब्लिक में वो अभी निकाले गए। वो लोग तो अपना अलग रहते थे, और उनके आने का मतलब समझा जा रहा है कि ये वही लाइन है खुमैनी खामनेई वाली। बिल्कुल, ये वही पूरा एक है। और उनको उनसे फातिमा मासूमे के उसमें सारे, मतलब कई जगह, कई मस्जिदों में उनसे तकरीरें कराई गई। वहां जो थोड़ा मॉडरेट हिस्सा है वो हिल गया है, उसको समझ नहीं आ रहा उसका। वहां आयतुल्ला अराकी का नाम आ रहा है, आयतुल्ला कुछ और भी ऐसे बड़े उलमा हैं, वो आयतुल्ला जिन्होंने कुम में नमाज जनाजा पढ़ाई है, और
वो रिचुअल किस्म की नमाज जनाजा नहीं थी जो उसको अरबी को समझते हैं। उन्होंने किस तरह से खिराज अकीदत पेश किया है शहीद आयतुल्लाह खामेनेई को, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है इस्लामिक हिस्ट्री अरे में भी। उसमें बदले की बात है, जी 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 जो प्रेयर जनाजे की थी उसमें बदले की बात हर तरह से की गई। अब जी जी 90% अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि यही सीआई मोसाद फेल हो जाता है। उनके पास एक्सपर्ट्स हैं अरेबिक पर्शियन के, हाँ लेकिन वो एक्सपर्ट्स पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। जी अब जी यही जी बात कि हाँ सऊदी अरेबिया के सामने कुछ और पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान के सामने कुछ और पढ़ा जा रहा है, टर्की के सामने कुछ और पढ़ा जा रहा है। ये इस लेवल, ये जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये फेल हैं, इनको इसकी समझ ही नहीं। बिल्कुल। और ये वही लोग हैं जो सऊदी अरब को पढ़ाते हैं कि आप कुरान की वो आयतें निकाल दो जिसमें ज़ायनिज़्म से या यहूदियों से नफरत की बात की गई है, और इस तरफ दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को इस तरह से समझा है जो बाकायदा डे टू डे प्रॉब्लम्स, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हल करने की बात वहां पर समझी जा रही है, और दूसरे मुस्लिम मुल्कों को भी समझाया जा रहा है कुरान की आयत के जरिए। अच्छा, अब आपको ये जो पिछले 2-3 दिन में जो एस्केलेशन हुआ है, जो हॉर्मुज़ से शुरू हुआ और अमेरिकी हमले और रिटेलिएशन, उसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकें, अगले टारगेट्स और क्या हैं आगे? मुझे याद है एक बार आईआरजीसी के कमांडर ने न सिर्फ बाबल मंदब की बात कही थी कि वो भी बंद हो सकता है, बल्कि इस हद तक भी कहा था कि जिब्राल्टर, स्पेन वाला जो किनारा है, वो भी हम मेडिटेरेनियन को भी बंद कर सकते हैं। आप ईरान में होकर आए हैं, वहां जरूर कुछ ऐसे लोगों से मालूमात और मुलाकातें जरूर हुई होंगी, थोड़ा सा और गहराई से बताइए कि ईरान की तैयारियां क्या क्या हैं। नहीं देखिए, ईरान की तैयारियां तो जो मिलिट्री तैयारियां हैं, अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए जो यमन का डेलीगेशन आया, सना से तेहरान डायरेक्ट फ्लाइट पहली बार चली, और वो खतरा ये था कि सऊदी अरेबिया मार सकता है वहां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सना से तेहरान फ्लाइट गई, तेहरान से सना फ्लाइट आई बिना किसी डिसरप्शन के। इजराइल भी मार सकता था। ये भी एक, और इस पे यमन ने बकायदा स्टेटमेंट दिया कि अब हमारी एयर स्पेस खुल गई है, अगर किसी की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाए। अब ये देखिए, उसके बाद भी इत्तला यह है, उसके बाद भी इत्तला यह है कि ईरान ने और फ्लाइटें भेजने का सिलसिला जारी रखा है उसके बाद, और अब वो ब्लॉकेड खत्म हो गया, वो नॉर्मलाइज कर दिया उसको, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। और अब ईरान ये भी देखिए करने जा रहा है कि बहुत सारे देश जो डायरेक्ट फ्लाइट ईरान को नहीं भेज रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आने वाला है बहुत जल्दी। तो इस समय देखिए ईरान जो है वो एक एग्रेसिव मिलिटेंट मूड में है, उसकी तैयारी है पूरी, ऑर्गेनाइज्ड है वो। दुनिया के जो चोक पॉइंट्स हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज उसके कब्जे में है ही, बाब अल मंदाब उसके कब्जे में आ सकता है, स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर भी उसके कब्जे में आ सकता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे जो फाइटर्स हैं जो पूरे शिया वर्ल्ड में अलग अलग जगह, अब जैसे अल्जीरिया और मोरक्को और ये जो सारे देश हैं जो स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर के पास हैं, अब ये वैसे तो इन्होंने भाई फिलिस्तीन का साथ दिया, मुस्लिम देश हैं। अल्जीरिया तो क्रांतिकारी देश रहा है, वहां तो क्रांति हुई है, और 1962 में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का वो सेंटर रहा है। तो अब अल्जीरिया, अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बंद करने का मतलब यह है कि अल्जीरिया और मोरक्को और यहाँ से एक पूरा कोई ना कोई एक फोर्स है ईरान के पास सीक्रेट इन इलाकों में, और सभी जगह शिया हैं देखिए, और तो वो शिया जो है उनको वो बेस बना रहे हैं, और उसके बाद बाकी लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये अब मैंने तो तेहरान में देखा कि हमास आया हुआ था, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद आया हुआ था, जबकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के जो लीडर हैं नकाले उनके ऊपर इस समय प्राइज मनी है, मतलब इजराइल ने सीधे उनपे वो लगा रखा है कि इनको मारोगे तो, मतलब अगर ये मारे गए तो इतना पैसा, वांटेड लिस्ट में वो खुल के सामने आए। और फिलिस्तीन से पीएफएलपी भी आया जो कम्युनिस्ट है, माने जो सुन्नी इस्लामिस्ट हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, वो आए।
उधर PFLP आया जो कम्युनिस्ट हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेकुलर मूवमेंट्स के जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं उनके लोग पहुंचे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक इतना बड़ा यूनाइटेड फ्रंट पॉलिटिकल, ये मैंने कहीं देखा ही नहीं। ये तो विश्व स्तर का यूनाइटेड फ्रंट है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी जीत है ईरान की। दुनिया की सतह पर एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट को इस वक्त ईरान लीड कर रहा है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। तो ये जब लीड कर तो उनके और ईरान के साथ 100 से ऊपर ग्लोबल साउथ के देश हैं। तो ग्लोबल साउथ का लीडर इस समय ईरान है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबल साउथ का लीडर ईरान है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपने भारत की बात भी कर लें। भारत क्या इन तमाम वाकयात से कुछ सीखने की उम्मीद है? क्या इजराइल के साथ जो हम जुड़े हुए हैं जंग के शुरू से, उससे पहले भी, अब तक भी, क्या भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जिसको नेतन्याहू कहते हैं कि साहब इतने बड़े मुल्क से मेरे ताल्लुकात हैं और अमेरिका भी अगर चला जाए तो भारत जो है वो मेरे साथ रहेगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत अपने नुकसान की कीमत पर भी इजराइल के साथ चलता रहेगा? आखिर कैसे देख रहे हैं आप? एक लंबा अरसा हो गया, कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए, अभी तब्दीली नहीं आएगी। अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसी उस पर चल रही है कि इजराइल और अमेरिका के उनकी तरफ टिल्ट है हमारा, लेकिन ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं, रशिया को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वो सब बातें हो रही है। लेकिन ये नहीं अभी समझा जा रहा है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी अब ये एक्सपोज हो गई है। ईरान के अंदर भी मैंने देखा इंडिया के प्रति अच्छा रुख था कि इंडिया भाई किसी के साथ नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी गए, उसको बहुत ज्यादा ओवरप्ले किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया, उसको दबाया गया कि ठीक है, वो 26 तारीख को थे वहां। लेकिन इंडियन डेलीगेशन भी पहुंचा, लो लेवल का डेलीगेशन था, लेकिन उस चीज को भी बहुत इशू नहीं बनाया गया। यानी इंडिया जो है वो ईरान जो है वो इंडिया को पूरा मौका देना चाहता, और ईरान इंडिया के साथ इस तरह से इंडिया को देखता है कि इंडिया उसके खिलाफ नहीं जाएगा। अब उसके दुश्मनों के अब कोई बहुत ज्यादा जंग किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, उसमें इंडिया को तय करना होगा कि वो किस तरफ है। एक और खबर है कि अमेरिका और इजराइल इंडिया की जो इंपॉर्टेंस देखते थे मनमोहन सिंह, मतलब अमेरिका बेसिकली, इजराइल तो चलिए उसको अभी एक तरफ रखते हैं। अमेरिका ने जो पोजिशनिंग की थी इंडिया की कि चाइना के खिलाफ एक वो मजबूत बलवर्क रहेगा, मनमोहन सिंह के समय वो इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो अमेरिका ने डिग्रेड कर दी। और अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो मोदी पे क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि इंडिया की स्टेटस वो डाउनग्रेड करना चाहते हैं कि अब इंडिया हमारे लिए लॉन्चिंग पैड नहीं है चाइना के अगेंस्ट। तो इंडिया का फिर रोल क्या है? इंडिया का रोल यही है कि भाई वो चुपचाप अमेरिका का साथ दे, चुप रहे, ज्यादा उछले ना, और एक चाइना के खिलाफ एक नया फ्रंट अमेरिका खोल रहा है फिलीपींस वगैरह के माध्यम से, तो उनको हथियार दे, इंडिया हथियार दे, इस तरह की बातें हो रही। यानी इंडिया की तरफ से भी थोड़ा सा ये प्रेशर है कि भाई हम खुल के आ नहीं सकते ईरान के खिलाफ। तो ट्रंप उससे भी थोड़ा सा नाराज हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा स्टेटस ही डाउनग्रेड कर देते हैं, ट्रेड वगैरह के मामले में इंडिया को कोई डील नहीं मिली है। और अभी इंडिया से कहा जा रहा है फिलीपींस को हथियार दो, तो ये फिलीपींस के माध्यम से वो एक यूक्रेन बनाना चाहते हैं साउथ चाइना सी में। तो ये जो है, देखिए, इंडिया के हाथ से पूरा इनिशिएटिव जा रहा है। अब ये ईरान की अपनी एक ऊंची सोच है जिसकी वजह से वो इंडिया पे अभी, नहीं तो अगर वो चाहे ईरान तो इंडिया के खिलाफ वो कुछ बोल सकता है और इंडिया आइसोलेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया ने इजराइल को हथियार दिए हैं साहब। इंडिया ने इजराइल को जंग के दौरान वो एक बड़ा नुकसान की बात है, कमजोरी की बात है। उसके बावजूद ईरान भारत को मौका देना चाहता है। तो आपकी इस बातचीत से ये महसूस हुआ कि
भारत जो है वो अमेरिका भी हाथ से निकल रहा है, वो भी डाउनग्रेड कर रहा है ताल्लुकात को, और इधर ईरान के सामने भी बहरहाल कमजोर तो हुआ है। वो उसकी खूबी है ईरान की कि वो अब भी भारत की अवाम ने जो कुछ किया है, हमदर्दी की है ईरान के साथ इस जंग के दौरान, चंदा किया है और किस किस तरह से उसका वो बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। और बहरहाल सरकारें बदलती रहती हैं। जैसे मैं तो सड़कों पे था, तो ईरान की जो जिसको कहा जाए थी इरानियन स्ट्रीट, दे आर प्रो इंडिया। आई मीन इन द सेंस दैट दे हैव, कहीं मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुनाई पड़ी। बिल्कुल, हर जगह इंडिया की तारीफ ही होती रही। जी जी। लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है, उसकी जो बहुत सारे डिविएशंस है, वो भी जो कम से कम वहां के एलीट थे या पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये इंडिया को उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये अच्छा, अब मेरे पास 1-1.5 मिनट रह गया। जंग को आप आगे किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ईरान को आपने बताया कि वो मिलिटेंट एग्रेसिव मूड में है, वहां अराक्ची और गालिबाफ और प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। उससे अलावा वहां के उलमा और IRGC वो असल सरकार चला रहे हैं। ऐसी हालत में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने की उम्मीद है? कहां तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान क्या कुछ कर सकता है, या क्या हालात बनेंगे? अब देखिए, इसमें तो देखिए काज़मी साहब, बड़ी एक ईरान एग्रेसिव मूड में है। ईरान के ऊपर 1-2 बार और हमला होता है तो वो मेरे ख्याल से डिसैलिनेशन प्लांट्स पे भी मार सकता है। जो पिछली बार मारने जा रहा था, रुक गया था, इस बार वो मार सकता है, क्योंकि अब ईरान को ये लग रहा है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कोई करे इसके पहले हम कर दें। एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली जो बात है, ये धीरे धीरे ईरान के डॉक्ट्रिन में आ रही है। और मुझे तभी से लग गया जब वो दुख पे मारा। ओमान देखिए ईरान का एलाई है, लेकिन ओमान अमेरिका की साजिश में भी फंस गया था अभी। और वहां जो उन्होंने मारा है दुख पे, जो ऑयल डिपो है अमेरिका, फ्यूल डिपो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक टर्निंग पॉइंट है। वो दिखा रहा है कि ईरान तैयार है अपनी टैक्टिक्स बदलने के लिए। और तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, भाई जंग के लिए 2 साइड चाहिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को साउथ ईरान के बम्बार्डमेंट से आगे बढ़ना चाहिए। जब तक वो तेहरान पे नहीं मारेंगे, जब तक वो कहीं और, अब जैसे आज ये कल और आज मिला के तो खुजिस्तान पे मारा है, खुर्रम शहर वगैरह पे मारा, थोड़ा सा साउथ ईरान से आगे बढ़े हैं। लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि बुशेहर पावर प्लांट पे मार दे। आसपास मार रहा है लेकिन वहां हिम्मत नहीं हो रही है, अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। आपने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।